फोन का रिसीवर मेरे हाथों में था और मेरी नजर उस काले तार पर टिक गई। वो कटा हुआ था, फोन डेड था। तभी मेरे पीछे काका की आवाज आई। आपने उसका फोन उठा लिया साहब, अब वो आपको नहीं छोड़ेगी। और उसी पल मुझे समझ आ गया, मैं इस रेस्ट हाउस से जिंदा बाहर नहीं निकलूंगा। यदि आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना है तो पहले आप इस कहानी के पहले पार्ट को सुन लीजिए ताकि आप आगे के इस पार्ट से कनेक्ट कर सकें। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। मैं फोन हाथ में लिए खड़ा रहा, बदन से पसीना छूट रहा था। कौन कौन था साहब? काका की आवाज मेरे पीछे से आई। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्सुकता थी। मैं घबरा कर पीछे मुड़ा। पता नहीं, कोई औरत है। मैंने फिर आगे हकलाते हुए कहा, वो 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 कह रही थी कि उसे गर्मी लग रही है। मैंने कांपते हाथों से रिसीवर वापस फोन पर रखा और तब मेरी नजर फोन के तार पर गई। वो काला तार जो फोन से निकलकर टेबल के नीचे लटक रहा था और फिर दीवार के पास कटा था। मेरा दिमाग घूम गया। मतलब वो फोन तो डेड था। मेरी आंखें खौफ से फैल गईं। मैंने धीरे धीरे अपनी नजर उस मरे हुए फोन से उठाई और फिर काका की तरफ देखा। काका तब भी मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर एक घिनौनी और डरावनी मुस्कान थी। और तभी रिसेप्शन एरिया की वो पीली बत्ती वो छप छप करने लगी, चपकने लगी और एकदम से बुझ गई और हर तरफ बस घना अंधेरा था। और उस अंधेरे में मेरे कान के ठीक पास किसी ने गर्माहट भरी सांस छोड़ी और कुछ फुसफुसाया। मुझे गर्मी लग रही है, मुझे बाहर निकालो। और इस अंधेरे में हुई फुसफुसाहट ने मेरे कान के पर्दे पर नहीं, मेरी आत्मा पर खरोंच मारी थी। मैं बस अपनी जगह पर जम सा गया था। मैं जरा भी हिल नहीं पा रहा था। लगा जैसे मैं सांस तक लेना भूल गया हूं। और फिर किसी चीज की आवाज मेरे कानों पर पड़ी, वो घड़ी की आवाज। और उसी आवाज ने मेरे शरीर में मुझे वापस खींचा। मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मेरी उंगली टॉर्च के बटन पर पड़ी, टॉर्च की सफेद रोशनी ने उस काली शाही जैसे अंधेरे को फाड़ दिया और मेरी चीख मेरे गले में ही जम गई। रोशनी के ठीक सामने जहां कुछ सेकंड पहले कोई नहीं था, अब वहां काका खड़े थे। लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका चेहरा पल भर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे इसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जैसे उबले हुए अंडे हों। उसके होंठ फट गए थे और वो बिल्कुल एक लाश की तरह खड़ा था। लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली तो काका पहले जैसे ही था, एकदम नॉर्मल। लेकिन वो मुझे ही घूर रहा था। काका, काका। मैंने उसे आवाज दी पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुमने वो मेरे कान में कुछ बोला? लेकिन काका ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और कहा, तुमने उसे जगा दिया। मैंने कहा था साहब, कुछ भी हो जाए आप अपने कमरे से बाहर मत आना। और यह कहते हुए काका ने बहुत ही धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे वो कोई कठपुतली हो जिसका धागा बहुत धीरे धीरे खींचा जा रहा हो। और तब काका के मुंह से एक गड़गड़ाती सूखी आवाज निकली, उसको नए लोग पसंद है साहब। और मैं एकदम से चौंक गया। किसको? कौन? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? काका का चेहरा मेरी तरफ था और उसके हाथ धीरे धीरे उठे और उसने रूम नंबर 3 की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा,
गर्मी बहुत लगती है। वो अकेली है साहब। आपने उसका फोन उठाया। और ऐसा कहकर उसने उस मरे हुए डेड फोन की तरफ इशारा किया। अब वो आपको नहीं छोड़ेगी। और यह सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। पापा पागल हो गए हो क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन नहीं छोड़ेगी? मैं उस रिसेप्शन एरिया से बाहर भागना चाहता था। मैंने टॉर्च घुमाई और मैंने दूसरी तरफ देखा। लकड़ी का दरवाजा बमुश्किल 10 फीट दूर था। मैं लकड़ी के दरवाजे की तरफ लपका। मैंने दरवाजे के बाहरी हैंडल को खींचा। काका खोलो इसे, ये जाम हो चुका है। लेकिन काका टस से मस नहीं हुआ। इसकी चाबी कहाँ है काका? मैं काका की तरफ पलटा, पर अब काका वहां नहीं था। जिस जगह वो 1 सेकंड पहले खड़ा था, वो जगह अब खाली थी। काका काका! मैं चीखा। मेरी आवाज उस खाली रिसेप्शन में गूंज कर वापस आ गई। मैं वहां अकेला था। घड़ी की टिक टिक के सिवा अब वहां कोई आवाज नहीं थी। फिर अचानक वो आवाज फिर से शुरू हो गई थी। वो आवाज गलियारे की तरफ से आ रही थी और अब वो पीला बल्ब जो अभी तक बंद था, वो भी अब बहुत तेजी से बंद चालू हो रहा था। मैं डरते डरते उस आवाज की तरफ आगे बढ़ा और अपने टॉर्च का फोकस उस आवाज की तरफ किया। और जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ने ही वाली थी, तभी अचानक टॉर्च बंद हो गई। अब उस गलियारे में केवल और केवल अंधेरा था और उस पीले बल्ब के बार बार बंद चालू होने की वजह से कुछ खास दिख नहीं रहा था। केवल एक आकृति बस दिख रही थी। उस आकृति के बाल बड़े थे और बिखरे होने की वजह से मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वो एक औरत है। मैं घबराते हुए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए चिल्लाया, काका कौन है वहां? मेरी आंखें काका को ढूंढ रही थी और दिमाग उस औरत पर था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो औरत मेरी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जलने की बदबू भी बढ़ रही थी। पूरे वातावरण में ऐसी बदबू फैल गई थी जैसे किसी इंसान का मांस जल रहा हो। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत मुझे वहां से जाने नहीं देना चाहती। और अब वो मेरे एकदम सामने खड़ी थी। उसके शरीर की जगह जगह से हड्डियां दिख रही थी और उन हड्डियों से चिपका हुआ मांस वो भी जला हुआ था। आंखों की जगह केवल 2 काले होल थे और उसकी सफेद साड़ी वो भी कई जगह से जली हुई थी। और तभी कमरे की दीवार अपने आप जलने लगी। धीरे धीरे उसमें एक दृश्य उभर आया। 10 साल पहले का वही कमरा। एक महिला रो रही थी। उसका पति गुस्से में चिल्ला रहा था। अगले ही पल दृश्य बदल गया। पत्नी जमीन पर चीख रही थी और पति उसके बाल पकड़कर घसीट रहा था। मैंने सांस रोक ली। मेरा दिल मेरे मुंह तक आ गया था। मेरा शरीर भी जलने लगा था। मैं शायद वहां ज्यादा देर तक रहता तो मैं भी जलकर वहीं मर जाता। मैं पीछे हटने लगा था। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। मैं दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश में वहीं लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। मैंने फिर सर उठाकर सामने देखा तो वो औरत अब वहां नहीं थी और वो पीला बल्ब भी अब जलना बुझना बंद हो गया था। सब कुछ शांत हो गया था, मानो कुछ हुआ ही नहीं। और वो अजीब सी बदबू आना भी बंद हो गई थी। लेकिन मेरे शरीर में जलन अब भी थी, जैसे किसी ने मेरी रगों में आग भर दी हो। मैं हांफता हुआ उठा और जान बचाने के लिए उस लकड़ी के दरवाजे की तरफ दौड़ा। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे का हैंडल हिलाना शुरू किया। खड़ 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 खड़। खुल जा ना, खुल जा यार, खुल जा। मैं रोते हुए चिल्लाया, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। और तभी मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। मुझे मेरे कंधों पर किसी का गर्म हाथ महसूस हुआ।
मेरी सांसें एकदम से रुक गईं। मैं बहुत धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वो काका था, लेकिन वो काका नहीं था। उसकी चमड़ी कई जगह से जली हुई थी, जैसे आग में जिंदा झुलस गया हो। चेहरे की खाल जगह जगह से उधड़ चुकी थी। अंदर का काला मांस दिख रहा था। उसकी आंखें अपनी जगह पर नहीं थी। सिर्फ दो काले गहरे गड्ढे जिनसे काली सी चिपचिपी चीज टपक रही थी। वो एक अमानवीय मुस्कान के साथ मुझे देख रहा था, और तभी उसके पीछे से वो औरत बाहर निकली। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। उसका मुंह खुला और अंदर से एक भारी आवाज आई, तू यही रहेगा। मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं कांपते हाथों से भगवान का नाम लेने लगा। हे भगवान। और उसी पल मैंने पूरी ताकत इकट्ठा करके दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजा पहले से ही सड़ा हुआ था। उस पर जगह जगह जलने के पुराने दाग थे। धड़ाक! एक ही झटके में दरवाजा टूट गया। मैं जान बचाकर बाहर की तरफ कूदा, और उसी पल मेरा सिर जोर से किसी पत्थर से टकराया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। हिम्मत अब पूरी तरह जवाब दे रही थी। मुझे महसूस हुआ मेरे सिर से खून बह रहा था, और अब मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। मेरे पैर भी मेरे बस में नहीं थे। लेकिन तभी खड़ 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 पीछे से जली हुई लकड़ी के टूटने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। वो काका टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकल रहा था। उसका शरीर अब सीधा नहीं था, वो घिसटते हुए चल रहा था। उसके पीछे वो औरत थी। मेरे पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन डर ने शरीर को आगे धकेल दिया, और मैं भगवान का नाम लेते हुए लड़खड़ाते हुए उस टूटे गेट के बाहर गिर गया। शायद वो उस गेट के बाहर नहीं आ सकते थे। मैंने आखिरी टाइम में उस रेस्ट हाउस के टूटे गेट की तरफ देखा, और मुझे वो काका और वो औरत बाहर ही खड़े दिखाई दिए। वो मुझे ही घूर रहे थे, मानो उनका शिकार उनके हाथ से निकल गया हो, और मैं वहीं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। तब मुझे बताया कि आप गलत रेस्ट हाउस में चले गए थे। उस रेस्ट हाउस पर एक कपल आए थे रुकने के लिए, और उनकी किसी वजह से लड़ाई हो गई थी, और उसके पति ने गुस्से में ही उस रेस्ट हाउस को आग लगा दी थी, जिसमें एक केयर टेकर और उसकी वाइफ जलकर मर गए थे। फिर कुछ समय बाद उसकी मरम्मत कराकर इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की गई, और तुम्हारी तरह ही एक ऑफिसर यहाँ रहने आया था, लेकिन वो भी अगले दिन रिसेप्शन पर फोन के रिसीवर कान से लगाए बैठा मारा हुआ मिला। शायद हार्ट अटैक आया था उसे। वहां से डिस्चार्ज होने के बाद करीब 3 से 4 महीने तक मैं ड्यूटी पर नहीं गया। मैं अपने गांव चला गया था। सब कहते थे कि मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि मैं उस घटना के बारे में या किसी भी बारे में किसी से बात नहीं करता था। बस 2 चीजें थी जो मुझे सोने नहीं देती थी। पहली, डॉक्टर का कहना था आइडियोपैथिक बर्निंग सिंड्रोम हुआ है तुम्हें, मतलब कुछ न्यूरॉन्स की गड़बड़ी से ऐसा होता है कि उस रात तुम्हें तुम्हारा शरीर जलता हुआ तुम्हें लग रहा था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि पहाड़ों की ठंड रात में क्या ऐसा हो सकता है, जबकि मैं उस रेस्ट हाउस के बाहर न जाने कितनी देर बेहोश था। और दूसरी बात, मेरे दाहिने कंधे पर जहां उसने मुझे छुआ था, वहां पर 3 उंगलियों के गहरे नीले निशान बन चुके थे। डॉक्टर कहते थे कि वो ठंड की वजह से वो निशान है। यह निशान मेरे शरीर पर करीब 6 महीने तक थे। डॉक्टर को जो भी लगता था, पर मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। कुछ महीनों बाद मैं ठीक होकर वापस ड्यूटी पर गया। मेरे बड़े साहब को भी मेरी हालत देखकर बुरा लगा। तब उन्होंने मुझे सॉरी कहा और बताया कि मैं ये बताना भूल गया था कि वहाँ 2 रेस्ट हाउस हैं, और तुम्हें जिस रेस्ट हाउस में जाना था उसके बहुत पहले ही किसी पुराने रेस्ट हाउस पर तुम रुक गए थे, जो कई सालों से बंद था।
बल्कि उस रात जिस रेस्ट हाउस में तुम्हें रुकना था, उस रेस्ट हाउस में ड्यूटी करने वाले लोग तुम्हारा रेस्ट हाउस में ही इंतजार कर रहे थे। और जब तुम काफी देर रात तक वहां नहीं पहुंचे, तब उन लोगों ने अंदाजा लगाया कि कहीं तुम पहले वाले रेस्ट हाउस में तो नहीं रुक गए। और जब वो तुम्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो तुम बेहोश रोड में पड़े हुए थे। तुम्हारे सिर से बहुत खून बह रहा था। फिर वही लोग तुम्हें हॉस्पिटल ले गए। पर जो भी हुआ हो, मेरी दिमागी हालत सुधरने में मुझे करीबन 1 से 1.5